Good evening, everyone. Hope you all are doing fine. So, yet we are here with another beautiful interaction. And with us today is Dr. Sajjan Singh Yadav. Hello. Welcome, sir. Welcome Thank to you. Wajiram. Thank you so much. Sir is the author of one of the most important books, I would say, that you should actually refer to in your life. And that is Scaling Mount UPSC. What exactly you are trying to scale up. This book is all about that. Yes. And sir, beautiful stories. Yeah. Thank you. Awesome stories. Thank you very much. And I don't want to start talking about it you because मैं देख रहा था आपके achievements and all. You have got a doctorate in public health. You have got a MBA from FMS and what not. Yeah, MBA from FMS. FMS, and yes. then Masters in Public Policy from USA. Yes, sir. So, Minnesota. I was reading but about it. That Great, is sir. all post selection. Or that is all post selection. So I think we have a huge amount of things to learn from you of what you have been doing in the last 30 years. So we'll start with the basic question. Yes. जो शायद हर किसी के दिमाग में आता हो. Sir, why IAS? Why IAS? Oh my God. That is the interview question. I think sir कभी ना कभी आपको भी तो जवाब देना है. इसमें देखिए, जब मैंने IAS किया या मैंने UPSC दिया, वो लगभग 3 डेकेड हो गए. 3 डेकेड, एग्जैक्टली 3 डेकेड हो गए. 93 में शुरू किया, 93 में पहला एग्जाम दिया, 4 में दूसरा दिया, 4 में सिलेक्शन हुआ. उस समय भी IAS का बहुत क्रेज था और उससे पहले तो था ही. लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ आज भी बच्चे फर्स्ट चॉइस, मेरे को लगता है 99% बच्चे जब सिविल सर्विसेज में इसमें UPSC में भरते हैं चॉइस ऑफ सर्विसेज, तो 99% बच्चों का फर्स्ट चॉइस IAS है. इसलिए है क्योंकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है IAS में, जिस तरह की वैरायटी मिलती है इस सर्विस में, उस तरह का सेटिस्फेक्शन और वैरायटी मेरे को लगता है किसी और सर्विस में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका मिलता है. बिल्कुल जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी आप SDM लगेंगे, या उससे पहले इवन डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में भी जब आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलते हैं, आप सीधा लोगों से बात करते हो, आप सीधा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप उन तक बेनिफिट पहुंचाते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके जाते हो, आप एनरोलमेंट इंप्रूव करते हो, आप हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हो अपने एरिया में. तो हम लोग, आप लोग को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से होती है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने सोसाइटी के लिए काम किया. तो जो सोशल सर्विस की भावना है वो हम सब में कहीं ना कहीं छिपी रहती है. और सब उस सोशल सर्विस को करने का मौका सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा बाकी सर्विसेज में भी मिलता है, बट सबसे ज़्यादा IAS में मिलता है. ये तो एक है. दूसरा रीज़न मेरे को लगता है वैरायटी जो अट्रैक्ट करती है लोगों को, कि इतना डाइवर्स चैलेंजेस होते हैं कि जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उसमें एक टाइप के जनरली चैलेंजेस होते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, सेम काम करते रहते हैं. लेकिन IAS में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है कि आप फील्ड में भी काम करते हैं, आप सचिवालय में भी काम करते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम करते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहते हैं. आप आज हेल्थ में हैं, कल एजुकेशन में है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पावर में है, या कभी कभार स्टाफ ऑफिस में, CM के ऑफिस में एज सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जहाँ से आपको ओवरऑल व्यू मिलता है. तो बोथ इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, in terms of challenges, in terms of ability and opportunities to make a difference in the lives of people, IAS is still the best service in my opinion. Right sir, इसीलिए IAS. Actually sir, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था जी, and I came across one phrase. I will like to actually quote it. So हम बात कर रहे हैं लविश की, जी, जो US में प्लेस्ड है, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है. यस. जो यहाँ बैंगलोर से शेल में काम करके फिर US गए हैं. और आप लिखते हैं कि द मंथली सैलरी स्टार्टेड टू लुक लाइक merely a number in his bank account. Yes. Very strong statement. Very strong statement, and it kept me engaged for a good amount of time. And then sir, he thinks about, however, he could not escape the occasional taunt from his friend, "Are you a collector?" Yes. तो जनरली सर ये जो स्टेटमेंट है कि आप कलेक्टर हैं, कभी कभी तो हम इसलिए बोल देते हैं जब कोई ज्यादा बातें करता है तो हम बोलते हैं अरे इतना भी मत बोलो, तुम कोई कलेक्टर हो क्या. सही बात है. तो सर ये जो पैशन है इंडियंस का, कि कलेक्टर ही सब कुछ है, सर ये पावर सिनेरियो का लोभ है, या जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो है, या जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं वो है,
क्योंकि ये तो हम मान लिए हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है। आपके पास बहुत ज्ञान है तो आप कलेक्टर हैं। तो सर वो क्या है जो ये हम सवाल बार बार सुनते हैं कि तुम कलेक्टर हो क्या? देखिए, इसी स्टेटमेंट ने शायद मेरे को भी आईएएस ऑफिसर बना दिया, क्योंकि हरियाणा में कलेक्टर नहीं बोलते, डीसी बोलते हैं। तो कोई कुछ भी बोल रहा होता है तो बोलते हैं तू क्या डीसी लगा हुआ है? दैट मीन्स डीसी इज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, डीसी इज एपिटोम ऑफ नॉलेज फॉर देम। तो इसलिए हर एक को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, और ये कॉम्प्लीमेंट एनकरेज करता है लोगों को, मोटिवेट करता है ऐसा बनने के लिए। और वो शायद इसलिए है क्योंकि कलेक्टर सीधा फेस है गवर्नमेंट का। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे कैरियर में, आप डायरेक्ट इंटरफेस से दूर होते रहते हैं जो पब्लिक के। कलेक्टर एक ऐसा इंटरफेस है जहां हर सिटीजन उसकी तरफ देखता है कि ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, चाहे पड़ोसी तंग कर रहा है, चाहे पेंशन चाहिए, चाहे स्कॉलरशिप चाहिए बच्चे की, चाहे स्कूल को इम्प्रूव करना है, चाहे हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना है, चाहे सड़क बनानी है। मतलब हर चीज के लिए गो टू पर्सन जिले में कलेक्टर है। पहले एसडीएम है, फिर उसके ऊपर कलेक्टर है। तो वो जो वैरायटी होती है, वो जो एक तरह से पावर भी है, क्योंकि जब आप कुछ चेंज ला सकते हैं, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मैन पावर है, तो ऑब्वियसली आपके पास पावर है। बिल्कुल। तो वो कलेक्टर के पास पावर है, कलेक्टर की एक पोजीशन है, और कलेक्टर सारे काम करता है। इसलिए अभी भी इतने सालों के बाद भी अभी भी हम ये बोलते हैं, कलेक्टर को सब लोग जानते हैं। और अभी भी मैं ये बताऊंगा, मैं चाहे अभी मेरे को 30 साल हो गए, लेकिन जब भी मैं अब भी गांव में जाता हूं तो पड़ोसी यही कहते हैं कि कलेक्टर आया हुआ है या डीसी आया हुआ है। तो आईएएस ऑफिसर जिस दिन सर्विस में एंटर करता है और जब तक रिटायर होता है, लोगों की नजर में, स्पेशली देहात में, रूरल एरिया में, वो कलेक्टर या डीसी ही रहता है। सर वही क्रेज है शायद इस जॉब का। यस। जो इरेस्पेक्टिव ऑफ इतने प्राइवेट सेक्टर और ल्यूक्रेटिव जॉब होने के बावजूद भी। लविश को देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और ह्यूस्टन में इतने शेल में जॉब कर रहा था, जिसमें लाखों की सैलरी उसको मिल रही थी। But he didn't care about it. Yes. After some time he felt that vacuum. बिल्कुल सर। और यहाँ के टिफिन सर्विस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक सर वो स्ट्रगल एक पार्टी है इसका। यस सर, मुझे एक चीज जो पूछनी थी आपको, ये है कि आफ्टर 30 years of experience in policy making, you have been a senior officer, sir. You are an additional secretary right now. Yes. With the Ministry of Finance. That by itself is an engaging job. And indicatively I can get you are a person with intellect. उतना तो मैंने पढ़ लिया। Sir, what motivated you to write this book? This is a long story, but I will keep it short. This is my second book. So yes. So first thing, one should have confidence to write a book. Yes. So that came very slowly. I actually read about your first book. That has been the national bestseller. Yes, India's and converted into 16 regional languages along with Spanish. Yes. I was amazed reading it, sir. Yes. Many congratulations, sir. Thank you. So first is confidence to write a book. That doesn't come immediately, and there are responsibilities also, so you have to find time. So after finishing my first book, and which obviously did very well, I was looking for to write my second book. Sir. And during that period, I met young IAS officers, because nowadays during the fag end of their training, the last part, you would know, कि they are attached with various ministries. They very newly started this initiative. I think 4 years back. The current government has also started that part of it. Right. So the 4 to 5 officers, they come to every ministry. They are attached with the ministry to understand how government of India functions. तो उनसे जब मैं मिला ऐसे बच्चों से, तो मेरे को लगा कि इनकी स्टोरी तो मेरे जैसी है। लेकिन मैं एक्चुअली वही सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये सब उसी तरह की स्ट्रगल करके आए हैं। राइट सर। उस तरह के काफ़ी लोग उसी एनवायरनमेंट से आए हैं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से। ये तो एक पार्ट था, वो मेरे को मोटिवेट कर रहा था। पर इससे भी ज़्यादा एक चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया, वो ये था कि जब ये 2023 में बच्चे आए थे, तो उनमें से एक बच्चा जो था वो मेरे अपने डोमेस्टिक हेल्प का बेटा था। भरत सिंह। यस। सो दिल्ली का ही बच्चा है, हमारे घर में रहता था। सो उसको देख के मेरे को और लगा कि भाई इतनी अच्छी चैलेंज की, इतनी स्ट्रगल की, इतनी अचीवमेंट की स्टोरी
सभी एस्पिरेंट को बतानी चाहिए। बिल्कुल सर। कि वो उससे मोटिवेट हो पाए, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि 10 लाख से ऊपर लोग फॉर्म भरते हैं और 5 लाख से थोड़ा ऊपर जाते हैं एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि ना कॉन्फिडेंस होता है और ना गाइडेंस होती है। बिल्कुल सर। पर ऐसे बच्चे जो हैं, जो इस तरह की स्ट्रगल से निकले हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट से निकले हैं, वो दिखाते हैं कि आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी इंटेंशन ठीक है, हार्ड वर्क है, तो आप कहीं से भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं से भी देश के किसी भी कोने से हो, आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरे को लगा कि इन बच्चों की कहानी, भरत जैसे और भी बहुत बच्चे हैं, तो 7 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए, तो इनकी कहानी मेरे को बतानी चाहिए एस्पिरेंट्स को, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, आपको पता है कि इतना लंबा कई सालों का स्ट्रगल चलता है, उसमें बहुत बार लो फेजेस आते हैं। बिल्कुल सर। तो उन लो फेजेस में आपको एक सहारे की जरूरत होती है। तो ऐसे में ये इस तरह की कहानियां, इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह के रोल मॉडल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको वापस मोटिवेशन लाने के लिए, वापस सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए। बिल्कुल सर। एक्चुअली एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में पानी आया कि नहीं, आपके टिफिन सर्विस कैसी है जी, आपकी रीडिंग रूम में आपके माहौल कैसे बन रहे हैं, आप स्मार्टफोन आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आप दिन में पढ़ रहे हैं, आप रात में पढ़ रहे हैं। मैं सत्यम गांधी का पढ़ रहा था, आपने लिख रखा है कि वो रात भर पढ़ता था। ही हैज बीन अ स्टूडेंट आल्सो। जब उससे मिले थे तो वो तब भी बोल रहे थे कि मैंने अपनी पूरी रूटीन चेंज कर दी थी, मैं रात को ही पढ़ता था। तो अब ये चीजें हैं जो कई बार क्या होता है सर, एक बार सक्सेस मिल जाए तो फिर ठीक है, द ऑरा ऑलवेज ओवरकम्स योर स्ट्रगल। तो जो लोग अभी उस रास्ते में हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन छोटी छोटी चीजों के सवाल ही लेके बैठ जाते हैं। द बेस्ट थिंग दैट आई कुड सी इन द बुक इज दैट ऑल द पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, जो 7 बच्चों की या जो 7 ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं, 7 अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और 7 लोग अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, विच आई एम श्योर कि सारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। बट ये कि उनको कोई सुनने वाला शायद नहीं है। तो एक तो ये जरिया है कि इस किताब को पढ़ के मैं समझ में आ रहा है कि वो भी वही स्ट्रगल करते थे जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट इज अ पार्ट। और वो भी हमारे जैसे ही थे, जो सक्सेसफुल हुए। दैट इज वन बिगेस्ट टेक अवे। द सेकंड टेक अवे दैट आई सॉ सर, व्हिच स्टार्ट्स विद यू ओनली, कि पहली बार में यू गॉट द 2 स्टेजेस क्लियर, बट देन इन द लास्ट वन यू कुड नॉट मेक इट, देन यू अगेन ट्राइड। यस। फिर मैं वही सेम चीज देख रहा हूँ, बाकी लोगों में भी सेम चीज हो रहा है कि कॉन्फिडेंस है पर कहीं जाके रुक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बात प्राग्मेटिक थिंकिंग है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल करेक्ट। Everyone fails. Yes. Great. So sir, because everyone fails, how do you take that failure? How did you took it, sir? जब आप fail हुए थे? See, I have failed multiple times in my life. That I keep telling my children also that failure is part of life. So initially, first time I failed when in class 5, when I appeared for the entrance examination for Sainik School. My father was a soldier in army, so for them Sainik School was a big thing, but I couldn't clear it. Then I failed in NDA. My father wanted me to become an army officer. I failed in the NDA in class 12. Then I failed to crack the medical and that engineering entrance examinations. So then I failed in first attempt in IAS. But failure is part of life, and if you just get depressed by failure, if you give up that you have failed, you can't do anything, if you lose your confidence, you are bound to fail forever. Correct. You will remain a failure. But those who have that kind of resilience, कि उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, फेल हो गए, अभी देखते हैं क्या कमी रह गई, कैसे ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेटजी में क्या गड़बड़ है, क्या कौन सा पार्ट हमने ठीक से नहीं पढ़ा, कौन सा पार्ट वीक हो गया, ऑप्शनल में गड़बड़ हुई या कहीं जीएस में गड़बड़ हुई, टाइम मैनेजमेंट मेरा ठीक रहा कि नहीं रहा। तो जो केयरफुली एनालिसिस कर लेता है कि मेरी फेलियर का क्या कारण है, और फेलियर को अपने दिल से नहीं लगाता है, सक्सेस को दिल से लगाओ, फेलियर को मत लगाओ। मेरा ये मानना है। तो एक बार हार गए तो दोबारा खड़े हो जाओ, गिर गए तो फिर से आप स्ट्रेट हो जाओ और फिर दौड़ना शुरू कर दो। तो तभी आपका सक्सेसफुल आप होंगे। आपको अपनी नर्व स्ट्रॉन्ग करनी है, नर्व्स स्टील की नहीं टाइटेनियम की करनी है कि भाई हमें नर्वस नहीं होना है, हमें हारना नहीं है, हमें तो जीतना ही है। तो तभी तो जीतेंगे।
तो सर अभी जब हम बच्चों में देखते हैं तो अभी क्या है, जैसे बच्चे फेल होते हैं या थोड़ा सा उनका एक लूप चलता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही पेज में पढ़ाई कर रहा है, लूप चलता रहता है, एग्जाम पास आता है, ज्यादा पढ़ने लगता है, एग्जाम थोड़ा दूर होता है, थोड़े से चिल होते हैं सो टू से इस जनरेशन के हिसाब से। और सर बच्चे फिर खुद को इंडल्ज भी करते हैं काफी सारी चीजों में, जैसे ग्रुप स्टडीज है, कई कबार ये पढ़ाई से डाइवर्ट भी होते हैं, सोशल मीडिया है, that is always a constant distraction. So sir, how do we manage it? Because as a teacher, when I look at thousands of students, I understand on the one hand कि ठीक है इंटरनेट आपको चाहिए, पीयर ग्रुप भी आपको चाहिए। मैं सातों स्टोरी में देख रहा हूँ कोई ना कोई खड़ा है साइड में जो बता रहा है ये सही है वो गलत है, तू सही लिख रहा है तू गलत लिख रहा है, सही है, बिल्कुल ये चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड उसके साथ एक पैरेलल चैलेंज भी आ रहा है कि वो उतना ही पोटेंशियल गलत करने का रखता है जितना सही करने का रखता है। जैसे इंटरनेट है, उतना ही आपको इन्फॉर्म कर सकता है जितना ही आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सर आपने तो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, बहुत आईएएस देखे होंगे, तो आप कैसे देखते हैं इनको बैलेंस करते वक्त जब वो प्रिपरेशन स्टेज में है कि पीयर ग्रुप भी हो पर हम डिस्ट्रैक्ट भी ना करें, इंटरनेट भी यूज करें बट ओवर एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया भी ना हो, तो वो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, क्योंकि उसके साथ कॉन्स्टेंटली फेलियर तो चल ही रहा है। हाँ, ये देखिए पहली बात तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे, लेकिन पीयर ग्रुप में आपको ग्रुप छोटा रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने बहुत बड़ा ग्रुप रख लिया, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप या पीयर ग्रुप में जो लोग हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम की भी जरूरत है। तो हर एक जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना समय देना पड़ेगा। लेकिन दोस्त इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, क्योंकि अगर आपको लो फील हो रहा है, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या आप आलसी हो जा रहे हैं, तो दोस्त होने चाहिए जो आपको झंझोड़ने के लिए कि अरे क्या हो गया। दोस्त आपका होना चाहिए मोटिवेट करने के लिए। और इसमें जो मेरी बुक में स्टोरीज हैं, आपने देखा होगा कि हर एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसका एक दो अच्छे दोस्त थे जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, इन एंड आउट वो हैं। लविश को देख लीजिए, उसका अच्छा ग्रुप था, श्रुति की बात कर रहे हैं, श्रुति का किसी की भी बात कर रहे हैं, तो वो जरूर होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ये है। और दूसरा लाइक माइंडेड होने चाहिए, जो कि आपकी तरह ही सोचते हो, आपकी कुछ हेल्प करते हो, आपका फालतू में दिमाग नहीं खराब करते हो, आपको डिमोटिवेट नहीं करते हो। ऐसा भी होता है जो टांग खींचने वाले भी होते हैं, तो वैसे वाले दोस्त नहीं होने चाहिए। दूसरा आता है सोशल मीडिया। मेरे को लगता है इंटरनेट जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेटेस्ट आपकी कौन सी करंट अफेयर का मटेरियल आता है, या आजकल तो न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन है, और बहुत सारे टूल्स भी हैं। नए बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो आजकल बहुत सारे टूल यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको नोट्स मिल जाएं, बेटर मेमोराइजेशन बेटर हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, समराइजेशन बेटर हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया थोड़ा अवॉइड करना चाहिए मेरे को लगता है। या तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन हो कि आप बस 5-10 मिनट कनेक्टेड रहेंगे दिन में, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, तब तो ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया डिसेबल किया है जी, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो आपका जो पीक प्रिपरेशन टाइम है उस समय सोशल मीडिया अवॉइड करना ही बेटर है। ये मेरा पर्सनल मानना है। आई थिंक सर मैं प्रोफेशनली भी उसको बोलूंगा कि यही करना चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज डिस्कस करते हैं। जब हम ये 7 बच्चों की बात कर रहे हैं जो क्वालिफाई किए, या जो मेरे ख्याल से सैकड़ों बच्चों से आपने बात की होगी, हम किए होंगे, हम देखते हैं कि ये देश के किसी भी कोने में रहे, बट एक बार पक्का सोचते हैं कि दिल्ली या ओल्ड राजेंद्र नगर आ जाए। आप लिखते हैं मेक्का ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो ये जो मेक्का ऑफ सिविल सर्विसेज है सर, ये क्या है? मतलब क्यों ऑनलाइन आना है जब इंटरनेट है, आप घर बैठे सेम सुविधाएं पा रहे हैं, आपके पास ऑनलाइन क्लासेस है। मेरे ख्याल से आज की डेट में ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में कोई उतना फर्क नहीं रह गया है, बट स्टिल बच्चे घूम फिर के ओल्ड राजेंद्र नगर में ही लैंड अप करेंगे। यस। तो सर ऐसा क्या है, मतलब क्यों, आपको क्या लगता है, कि आप आए थे क्या? देखिए, मैं तो नहीं आया था, क्योंकि मैं हिसार में अपना जो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ता था। जस्ट इंटरव्यू के टाइम में आया था 1 वीक कोचिंग लेने के लिए। अच्छा। लेकिन इसके अलावा मैं नहीं आया था। अच्छा, तभी आप रविंद्रन सर से मिले थे उस बात? हाँ जी। लेकिन जो अभी लोग आ रहे हैं, और इसका अट्रैक्शन क्या मैं बताता हूँ। एक, कई बार आप दूसरे अपने साथी को देख के मोटिवेट होते हैं कि ये कितना पढ़ रहा है। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, तो एक ग्रुप था 8-10 बच्चों का, तो वो दूसरे पढ़ रहे होते थे, दूसरा रात को लेट नाइट तक पढ़ रहा है या उसको अच्छे आंसर कर रहा है, तो आप उससे देख के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है आपके अंदर की भाई मैं ये भी कर रहा है, मेरे को भी करना है। तो यहाँ पे इतना कंपटीशन है बच्चों का आपस में, तो एक दूसरे को देख के मेरे को लगता है उनके अंदर
का जो पोटेंशियल है वो ट्रू पोटेंशियल रियलाइज होता है। एक कोने में आप चुपचाप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई बेंचमार्किंग नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। हाँ, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये मैंने उसमें भी लिखा है, एक वसीम की स्टोरी में मैंने लिखा है। वो सोच रहा था कि अगर मैं कश्मीर में ही रह के तैयारी करता तो मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और फिर जब आप यहाँ पे अच्छा करने लग जाते हो अपने पीयर ग्रुप में या कहीं जो कोचिंग में है तो कोचिंग ग्रुप में, तो वो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि अरे मैं तो अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड, आई कैन डू इट, आई कैन इम्प्रूव। और धीरे 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 वो इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो एक तो वो अट्रैक्ट करता है आपको कि यस ये चैलेंजिंग है, लाखों बच्चे हैं, तो उस समुद्र में मैं कूद के तैरना सीखता हूँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे को लग रहा है कि जो मटेरियल है यहाँ पे वो चाहे आजकल इंटरनेट पे है, लेकिन इंटरनेट पे कितना ज़्यादा मटेरियल है, उसमें से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी एक इशू है। तो प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी, बहुत कुछ है वहाँ। हाँ, प्लेथोरा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बिल्कुल सर, इन्फोडेमिक जो है वो है। तो आपको एक टारगेटेड गाइडेंस चाहिए, एक और टारगेटेड स्टडी चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है, जो मेरे को लगता है आप और अच्छा जानते होंगे। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। एक टॉपिक पे 2 सोर्सेज से ज़्यादा मेरे को लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और जहाँ पे गाइडेंस के लिए लोग हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से जान सकते हैं। तो इसलिए भी लोग आते हैं कि वहीं जाके लेटेस्ट चीजें पता चलेंगी। इकोसिस्टम है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो छोटा इकोसिस्टम भी हो, लेकिन बड़ा इकोसिस्टम है तो यहाँ और आपको चैलेंजेस दिखते हैं और आपको कंपैरिजन दिखता है और आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। तो जहाँ भी है एक इकोसिस्टम बना के रखेंगे तो आप मोटिवेटेड रहते हैं, आपको चैलेंज बने रहते हैं, आप उस कंपटीशन में है कि मेरे को थोड़ा 1 से और ऊपर जाना है, आज मेरा नंबर 100 में से आपका रियल लाइफ टेस्टिंग हर दिन चलता रहता है आपका। हाँ, रियल लाइफ। तो आपको एक दिन एग्जाम नहीं देना, आपको बीच बीच में एग्जाम देते रहना, चेक करते रहना आप कहाँ पहुंचे। यस, तो वो स्टैंडिंग बहुत जरूरी है जानना। हाँ, राइट सर। सर वैसे जब हम ये स्टोरीज पढ़ते हैं तो वी सी दैट people have taken a call at different part of their life or rather will say different age of their life. कोई 20s में सोच ले रहा है, जैसे श्रुति की बात है, तो वो 10th क्लास में आर्ग्यू कर रहे हैं अपने घर पे कि यस कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लेना है। 12th में ग्रेजुएशन में बोली नहीं मेरे को हिस्ट्री लेना है, राइट। सो मतलब श्रुति से तो मैंने भी बात की बिकॉज शी वाज अ जीएस स्टूडेंट ओनली हियर। तो शी वाज लाइक हेल डिटरमाइंड 12th से कि ठीक है सर मेरा इंक्लिनेशन ऑलरेडी आने लगा था, मैं तो ऐसा हो रहा था कि मैं डेविएट ना कर जाऊं, इसलिए आई ऑलवेज केप्ट दैट। सिमिलरली सर वी सी लाइक मिन्नू पीएम द फर्स्ट कैंडिडेट जो एक क्लर्क रही हैं, उसके बाद आईएएस क्वालिफाई कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं अलग अलग लोग अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में वो कॉल ले रहे हैं। सर आपके हिसाब से ऐसा कोई टाइम है क्या जो कि ये थोड़ी सी सही टाइम है कि इसी में कॉल ले लेना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आप थोड़े लेट हो गए मतलब आने में? हाँ देखो, डेफिनेटली वो श्रुति ने भी बोला और मेरे को उसकी स्ट्रेटजी सही लगती है। श्रुति ने बोला कि जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो उस समय पे ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कई लोग पहले कर देते हैं बच्चे, लेकिन पहले में आप कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं या बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, आपको कॉलेज के एग्जाम भी देने हैं और सिविल सर्विसेज भी देना है। तो जो रियल प्रिपरेशन या रियल अटेम्प्ट वो मेरे को लगता है कि जस्ट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपको भी पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत पड़ता है, तो इमारत बहुत ऊंची लेके जानी है ना, तभी तो माउंट एवरेस्ट या माउंट यूपीएससी पे पहुंचेंगे। तो इसलिए नींव बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तो नींव मजबूत करने के लिए आपको नॉलेज लेना आप किसी भी स्टेज से शुरू कर सकते हो, 10th 11th से भी शुरू कर सकते हो कि अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करनी है। वो हर जगह काम आएगी, चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाएं अल्टीमेटली या नहीं जाएं, लेकिन नॉलेज बढ़ाते रहिए, फन रीडिंग भी करिए। इसमें मैंने लिखा है वासीम की स्टोरी में कि उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो पढ़ता था और अपने सब्जेक्ट की बुक नहीं पढ़ता था, जो उसको अच्छा लगता था पढ़ता था, पढ़ लेता था। तो उसको बहुत बाद में फायदा हुआ। तो अगर आप फन रीडिंग करो, आप नॉर्मल रीडिंग करिए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अपना उसके बारे में जानिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानिए और चीज़ों के बारे में जाने, तो वो आपके काम आएगा। लेकिन फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट मेरे को लगता है कॉलेज के इमीडिएटली बात करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस का लेवल है जो वो
ग्रेजुएशन लेवल ही आता है मेंस में। बिल्कुल सर। तो मास्टर्स करने से कोई बहुत एडेड बेनिफिट नहीं होने वाला है, बल्कि आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। तो तब तक आपकी नॉलेज भी फ्रेश होती है, आपके पास रिसोर्सेज रहते हैं, आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन है तो लाइब्रेरी का रहता है, पीयर ग्रुप रहता है। लेकिन मजबूरी से कई बार स्पेशली लड़कियों का वो छूट जाता है, उस स्टेज पे उन पे और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लड़कों पे भी होता है, कई बार फैमिली की जिम्मेदारी होती है, जॉब करना पड़ सकता है। तो मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत देर भी हो जाए, लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मेरे को बनना है, आपका ये सपना है कि मेरे को IAS ऑफिसर ही बनना है, तो आप थोड़ा बाद में भी अगर मौका मिलता है तो उस मौके को गंवाएं नहीं, उस मौके को यूज करें। नहीं तो आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि अरे उस समय मैंने कर लिया होता तो आज कहानी अलग होती। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, but it is never late. If you are stuck up somewhere, you are under some responsibilities immediately after graduation, दूसरी प्रायोरिटी है तो पहले उनको खत्म करिए और फिर शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद शुरू कीजिए। वैसे सर कॉलेज का बहुत बड़ा रोल भी होता है एस्पिरेंट्स की मैच्योरिटी में। जैसे अभी हम इंटरव्यू प्रोग्राम में देखते हैं कि जो बच्चे कॉलेज के दिनों में कॉलेज में अपना टाइम स्पेंड किए हैं, वेदर वो एकेडमिक एंगेजमेंट हो, वेदर वो को करिकुलर एंगेजमेंट हो, हम देखते हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन है, जो पर्सनैलिटी है, the way of experience that they have got, the vocabulary that they use it is far more matured than the one जो सिर्फ तैयारी ही कर रहा है। सही बात है। और सर कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी चाहिए जो सिलेबस है उसको समझने की। जैसे हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है। मेरे ख्याल से आप भी कई जगह लिखते हैं कि आंसर राइटिंग लिखिए, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आप बढ़ाइए, वो बहुत जरूरी है। और मेरे को लगता है कि एक बार हम कॉलेज में वो सही टाइम दें तो उसके बाद वो चीज निखर के बेहतर आती है। लेकिन सर एक और चीज भी हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं बीच में बहुत डेविएट होते हैं। मान लीजिए 10 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो हार्डली हम देखते हैं कि 2 बच्चे उस प्रिपरेशन को एक लेवल तक लेके जा रहे हैं, प्रोबेबली इन 2 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स और 4 अटेम्प्ट्स। जरूरी तो है नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में निकल जाए। बिल्कुल। इवन इफ यू आर 100% रेडी, देन आल्सो आपसे कुछ गलती हो जाए। जैसे श्रुति शर्मा का केस ले लेते हैं, हिंदी मीडियम डाल दिया उसने गलती से। यस दैट वाज वन एरर। नाउ शी वाज ऑल रेडी विद दिस, बट शी कुड नॉट। यस, शी वुड हैव क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट प्रोबेबली, लेकिन इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान से। उसने केवल एक छोटी सी गलती की फॉर्म भरने में, जिसमें जनरल स्टडीज में उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी भर दिया। सर रादर आई वाज अमेज्ड, मैं तो सरप्राइज था कि अपना मीडियम ना होते हुए she scored such high marks and left the call by just a few marks. Man, she didn't give up even after that. Though she had made a mistake which could not be rectified. हाँ, वो छोड़ सकती थी, but she came back. हाँ, वो छोड़ सकती थी। उसके पेरेंट्स ने बोला भी तुम छोड़ दो, अगला अटेम्प्ट कर लेना, पर उसने कहा नहीं, मेरे को करना ही है, इसी बार करना है। तो वो इंग्लिश में नोट्स बनाती थी, फिर उसको ट्रांसलेट करती थी हिंदी में, हिंदी में पढ़ती थी। तो लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल बहुत ही कम नंबर से उसका मिला। राइट सर, वो डेडिकेशन जो है वो अपने आप में आपके सक्सेस का मंत्र होता है। सर वैसे इतने सारे कैरेक्टर्स आपने लिखे, आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि आप सबके जवाब दे रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेंगे कि अब ये जो 7 ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, हु वाज द वन हु अपील्ड यू मोर? हाँ, मेरे को लगता है 7 बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे फैमिली में पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे जैसे ही हैं, 7 के 7। तो फिर भी जब एक को करना होता है सेलेक्ट, मैं हमेशा अंजलि शर्मा को करता हूँ। अंजलि शर्मा को इसलिए करता हूँ कि वो बच्ची का जितना रेजोल्यूशन था, जितना डिटर्मिनेशन था, जितना उसके सपने थे, और जिस सिचुएशन में वो थी, उभर के उसमें उस सिचुएशन से उभर के नॉर्मल लाइफ जीना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल सर। क्यों था आपको पता है? आपके जो व्यूअर्स को मैं बताता हूँ कि अंजलि शर्मा एक बहुत ही नॉर्मल परिवार की बच्ची है जो सिक्किम में रहती थी अपने पिता के साथ, और उसके फादर एक सर्विस करते थे छोटी सी फैक्ट्री में। केवी में पढ़ती थी, केंद्रीय विद्यालय में, मैं भी केवी में ही पढ़ा हूँ। तो अंजलि शर्मा बिल्कुल ठीक थी जब तक वो क्लास 10th में थी, 16 साल 17 साल की जब तक थी। लेकिन फिर उसको एक कुछ बीमारी हुई, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई, और उस बीमारी में उसकी दोनों आंखें चली गई, आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। तो शी इज़ 100% ब्लाइंड। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन में आएगा, आप खुद इमेजिन करिए कि अरे बिल्कुल अंधेरा हो गया है
वो तो पहले तो भरोसा ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। और उसके बाद आदमी सोचता है बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो सब दूसरे के सहारे ही रहना है, और तो मैं तो अपना डे टू डे का काम भी नहीं कर सकता, तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर अंजलि शर्मा ने ऐसा नहीं किया। अंजलि शर्मा थोड़े दिन दुखी रही, लेकिन फिर उसने अपना ये ठान लिया कि नहीं, मेरे को किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, मेरे को तो पहले पढ़ाई पूरी करनी है अपनी। तो वो लड़की 1 साल के गैप के बाद वापस अपने स्कूल गई, केंद्रीय विद्यालय में, अपने पापा की उंगली पकड़ के वापस उसने कहा कि मेरे को पढ़ाई करनी है। और देख तो सकती नहीं थी, बोर्ड पे क्या लिख रही टीचर वो पता नहीं था, किताब में क्या लिखा है नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसने सुन सुन के पढ़ाई की। क्लास में टीचर का लेक्चर सुनती थी, घर आके अपने पेरेंट्स को या भाई को या बहन को बोलती थी कि मेरे को पढ़ के सुना दो लेसन, और उसके बेस पे उसने स्कूल में टॉप किया पहले। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस एजुकेशन से किया हो। कॉलेज पहुंची, और सिक्किम जैसे आपको पता है पहाड़ी एरिया है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, ऊपर नीचे क्लासरूम्स थे, बहुत बार गिरती भी थी, लेकिन फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं कि मेरे को घर नहीं बैठना है, पढ़ाई करनी है, और अल्टीमेटली कॉलेज ख़त्म किया। कॉलेज ख़त्म करके उसने सोचा कि मेरा बेस्ट ऑप्शन ये है, जो अंदर से उसके अंदर से आ भी रहा था। जब वो टॉप किया था उसने अपने 12वीं की क्लास में, उस समय भी उसके टीचर ने एक ने बोला था तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम एक दिन जरूर कलेक्टर बनोगी। और वो बात उसके दिमाग में घुसी हुई थी। उसने बहुत सारी रिसर्च की, कलेक्टर कैसे बनते हैं। अब 10वीं क्लास की बच्ची को सिक्किम में पता नहीं था कलेक्टर कैसे बनते हैं। बहुत इंटरनेट पे मीन्स यूट्यूब की मदद से उसने काफ़ी कुछ सुना, सिलेबस के बारे में जाना, पढ़ाई की खूब सारी, पूरा सिलेबस सुन सुन के उस लड़की ने कवर किया। हमारे जैसे एस्पिरेंट जो हैं उनमें सुन के पढ़ के भी सिलेबस पूरा नहीं होता है, लेकिन उस लड़की ने सुन सुन के अपना सिलेबस पूरा किया, और पहले बिहार सिविल सर्विसेज क्रैक किया स्क्राइब की मदद से, और उसके बाद में यूपीएससी क्रैक किया, और अभी 23 बैच में बिहार काडर में लड़की। सो इट इज़ अ स्टोरी विच आपको आंसू भी आ जाएंगे उसको पढ़ के आपको, लेकिन हिम्मत भी आएगी, डिटर्मिनेशन भी आएगा। आप जब भी खराब सिचुएशन में हो, जब भी आप लो फील कर रहे हो, एक बार अंजलि शर्मा को याद कर लें कि मेरी सिचुएशन क्या उससे खराब है। बिल्कुल सर। तो आपको इमीडिएटली आएगा नहीं, वो कर सकती है ऐसी सिचुएशन में, तो मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, इट इज लाइक aura being personified. Yes. Someone who manifested. Yes. And someone who achieved. Because I was reading the whole story, it becomes emotional at all of the point of time, क्योंकि पूरी फैमिली जूझ रही है। अब वो आंखों की रोशनी जाने से हो, या कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हो, या स्क्राइब ढूंढने से हो, वो भी एक बड़ी दिक्कत थी। वो जब कॉलेज एडमिशन लेने गई तो उसको बहुत डिस्करेज किया वहाँ जो एडमिशन कर रहे थे लोग, कि तुम कैसे आओगी, ये तो बहुत ऊपर नीचे है, बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीरियसली हम पढ़ाते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है, तुम मत ज्वाइन करो। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे को करना है। सर वही उसी तरीके का डिटर्मिनेशन चाहिए अगर हम माउंट यूपीएससी टाइप चीज को स्केल करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे एक फाइनल आपसे एक कमेंट चाहिए होगा, और वो बहुत सिंपल है। सो टू यू आर लिसनिंग मेनी यंग स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम व्हाट यू आर ऑलरेडी, दैट्स देयर एम सर, यू आर ऑलरेडी सिटिंग देयर। सर, what advice you will give to yourself going back another 30 years, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कौन सी चीजें आप करते, कौन सी चीजें आप नहीं करते, जो शायद हमारे बच्चे आपसे सुन के कुछ सीख जाए ना। What are the do's and the don'ts? क्योंकि हम तो बताते रहते हैं ये करिए, वो करिए, वो करिए। अब सर थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है। तो सर वो प्रैक्टिस क्या है सर? We would love you to speak. Practice to scale Mount UPSC. हाँ, yes. What exactly has to be done to scale that Mount UPSC to be at the summit? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आपको एक सपना होना चाहिए कि मेरे को माउंट यूपीएससी पे चढ़ना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। जब तक एक सपना नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और वो सपना जरूरी नहीं आईएएस में ही होता है, सपना आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करते हैं। कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना चाहता है तो वो दिन रात वो सपना देखता है कि हाँ मेरे को करना है, और उस सपने को जीना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस सपना देख लिया, अगले दिन दूसरे काम में लग गए, काम खत्म हो गया। उस सपने को डेली जीना होता है, डेली अपने आप को एक सपना दिखाना होता है कि मेरे को बनना है। फिर केवल सपने देखने से तो होता नहीं है, सपने तो सभी लोग देखते रहते हैं।
वो तो केवल इच्छा रह जाती है अगर आपने उसके लिए आगे कुछ मेहनत नहीं की। तब आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि मेरे को उस चोटी पे कैसे पहुंचना है, मेरे को कैसे क्रैक करना है सिविल सर्विसेज। और उस स्ट्रेटजी के बाद केवल स्ट्रेटजी बनाने से नहीं होगा, आपने कागज पे स्ट्रेटजी बना दी तो आप बन गए आईएएस ऑफिसर, नहीं। स्ट्रेटजी बनाने के बाद दिन रात मेहनत करनी पड़ती है कि आप कम से कम दिन में 12 घंटे 13 घंटे उस सपने को पाने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ, एक फोकस के साथ उसमें लग जाएं। डेली अपने आप को असेस करें कि मैंने कितना कर लिया, मेरा टाइम मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो गोल्स मैंने सेट किए हैं अलग अलग दिन के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए, क्या मैं वो अचीव कर रहा हूँ। और क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके बहुत ही फोकस्ड वे में आपको काम करेंगे अगर आप मेहनत से, पूरे डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि ये तैयारी आप और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो अगर उस ईमानदारी से तैयारी करेंगे, उस फोकस से तैयारी करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, अपने सपने को डेली जिएंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सर। So I think we have given them enough motivation. Yes. But added to that, I will add another thing which I wanted to tell earlier. हर स्टोरी के पीछे मुझे कुछ टेकअवेज मिलता है. And I was looking back to the time when I was preparing. Okay. And almost each of the point was hitting me. अरे हाँ ये तो सही है. हाँ बिल्कुल. अरे हाँ ये तो सही है. क्योंकि उन्होंने जो बच्चों ने बताया उन्होंने एकदम टू द पॉइंट बोला और सर यू हैव ड्राफ्टेड इट वेरी वेल टू पुट इट कि ये चीजें जो ये करनी है और ये चीजें जो है नहीं करनी है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक बच्चों को एक नजर उस पे भी देनी चाहिए, टेक अवेज पे कि ठीक है, स्टोरीज आर सुपर फाइन टू गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, यू शुड रीड देम, लुक एट them, try to connect yourself with them, but at the end of the day this is an exam that we are here to qualify, and in that it is very very important to learn from the mistakes of others. Yes and that is what you have outlined. Correct. It very well. Yes. कि ये चीजें नहीं करनी after each chapter, and then chapter 8 is all about the strategies, planning, success mantras, what do's and don'ts. Yes, that is chapter. Sir, in short, in one line, what is that success mantra? Without going to chapter 8. That success mantra is live your dream honestly and work to achieve that dream. Great, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Great interaction with you, sir. I hope the students will gain a lot from this. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone.